सोचिए कि किसी इंसान को एक ऐसे दीवारों वाले बक्से में बंद कर दिया जाए जो एक आम गाड़ी के पार्किंग स्पॉट से भी छोटा हो। बाप रे, ये तो सुनने में ही इतना दम घोटने वाला लगता है। हाँ, बिल्कुल। और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 23 साल के लिए। 23 साल, वाह। आज हमारे पास कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, प्रिजन लॉग्स और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स का एक लंबा चौड़ा ढेर है। और इस गहरे विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम इन सोचों को खंगालेंगे। हम एक ऐसे शख्स की कहानी और उसके दिमाग के इरादों को निकालेंगे जिसने अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल को तो तोड़ दिया, पर आखिर में अपने ही दिमाग की बनाई जेल में हमेशा के लिए कैद हो गया। देखिए, इस चर्चा की शुरुआत ना सुनने में किसी हॉलीवुड थ्रिलर की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, पर हम जिन स्रोतों का आज विश्लेषण कर रहे हैं वो बिल्कुल ठोस और तथ्यात्मक हैं। सही बात है। हम चल रहे हैं टेक्सास की डायरिंगटन यूनिट में। साल था 1994 और वक्त था थैंक्सगिविंग वीकेंड का। ये चर्चा इस बारे में है कि कैसे डेनिस पेन होप नाम के एक कैदी ने उस अभेद्य सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। और उसके बाद 90 दिनों तक कानून को चकमा दिया है ना। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पकड़े जाने के बाद उसने संवैधानिक कानून यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताबों में एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसने पूरे सिस्टम को कड़ी आलोचना के घेरे में खड़ा कर दिया। अगर डेनिस पेन होप के दिमाग को पढ़ा जाए तो उसने इस मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल को एक सजा की तरह नहीं देखा। उसने इसको एक रिवर्स इंजीनियर की तरह देखा। अच्छा, मतलब एक चैलेंज की तरह। हाँ, जैसे एक इंजीनियर किसी विशाल और जटिल मशीन को खोलता है ना, सिर्फ उस एक सबसे कमजोर पुर्जे की तलाश में जिसे निकालते ही पूरी मशीन बंद पड़ जाए। होप को पता था कि हथियारों से लैस गार्ड्स और ऊंची दीवारों के बीच जोर जबरदस्ती से बाहर निकालना सीधे मौत को दावत देना है। सही कहा, मैक्सिमम सिक्योरिटी में आप ताकत नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली। इसलिए उसने सुरक्षा के पैटर्न्स ढूंढने शुरू किए। और स्रोतों से पता चलता है कि उसने सबसे पहले जेल के रिस्पॉन्स टाइम को समझा। उसे पता चला कि जेल की सुरक्षा का एक बड़ा ही कड़ी शर्त वाला नियम था, एक 30 मिनट और 5 मील का नियम। एक सेकंड, 30 मिनट और 5 मील, ये क्या नियम था? तो जैसे ही कोई एस्केप अलार्म बजता है ना, ठीक 30 मिनट के अंदर जेल के चारों तरफ 5 मील के दायरे में एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। ओ, मतलब एक बॉर्डर सील हो जाता है। बिल्कुल। कुत्तों से लेकर पेट्रोल कार्स और सर्च लाइट्स तक सब उस 5 मील को पूरी तरह सील कर देते हैं 30 मिनट के अंदर। वेट, यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो एक ऐसी रेस हो गई जहाँ ट्रैक पर दौड़ना नहीं है, बल्कि कुत्तों और गोलियों से बचकर 30 मिनट में 5 मील पार करना है। हाँ, और वो भी अंधेरे में। लेकिन उस रेस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो उन ऊंची दीवारों और प्रिजन ग्रेड काटेली तारों को, यानी रेजर वायर को काटना जरूरी था ना। मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में तार काटने वाला औजार किसी को ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ये सब उसने इकट्ठा कैसे किया? तो यहाँ पर उसकी पोजीशन बहुत काम आई। देखिए, होप जेल के किचन में काम करता था, जहाँ से उसे आना जाना और आम चीजों की आवाजाही देखने का मौका मिलता था। अच्छा, किचन एक्सेस था उसके पास। हाँ, उसने वहाँ की प्रिजन इकोनॉमी का फायदा उठाया। अपने खाने के बदले उसने मेंटेनेंस सेक्शन के एक कैदी से वायर कटर यानी तार काटने के औजार का सौदा कर लिया। पर एक आम वायर कटर इतनी मोटी रेजर वायर को थोड़ी ना काट सकता है। वही तो, यहाँ उसने बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल किया। उसने उस वायर कटर के हैंडल पे तांबे के यानी कॉपर के लंबे पाइप चढ़ा दिए। ओ, उसको लंबा करने के लिए। बिल्कुल। जब हैंडल लंबा होता है तो लेवरेज बढ़ जाता है और कम जोर लगाकर आप ज्यादा ताकत से तार काट सकते हैं। लेवरेज बढ़ाना तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े औजार को वो छुपाता कहाँ था? गार्ड्स तो लगातार चेकिंग करते हैं ना इसी जेलों में। ये सबसे मजेदार हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि उसने उस औजार को किचन में जमे हुए मांस के यानी फ्रोजन मीट के भारी डिब्बों के ठीक नीचे छुपाया। अरे बाप रे, मीट के नीचे? हाँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां गार्ड्स आमतौर पर हाथ डालने या चेक करने की नहीं सोचते थे। ठंड इतनी होती है वहां। सही बात है, किसका ध्यान जाएगा वहां? साथ ही बाहर के सुरक्षा कुत्तों की सूंघने की क्षमता को बेअसर करने के लिए उसने किचन से ढेर सारी तेज लाल मिर्च यानी केयून पेपर चुराई ओह। और उसे अपने मोजों में सॉक्स में भर लिया। ओह, ताकि कुत्ते उसकी सेंट ट्रैक ना कर पाएं। स्मार्ट। और कांटीली तारों से अपने पैरों को बचाने के लिए उसने जेल के कंबलों को फाड़कर उनकी पट्टियां बनाई थी। कमाल का दिमाग लगाया। और मेरे ध्यान में स्रोतों से एक और चमत्कारी चीज आई है।
एक चर्च का ब्रोशर। हाँ, वो नक्शा है ना। बिल्कुल। उस ब्रोशर के पीछे छपे नक्शे से उसने याद कर लिया था कि जेल के बाहर हाईवे 288 कहाँ है और ह्यूस्टन की तरफ जाने वाली पावर लाइंस का रास्ता क्या है। वो उन पावर लाइंस को अंधेरे में एक कंपस की तरह इस्तेमाल करने वाला था। रास्ता भटकने से बचने के लिए। सही कहा। लेकिन एक कागज पर योजना बनाना एक बात है और गोलियों की आवाज के बीच उस पर अमल करना बिल्कुल अलग। बिल्कुल। और इस अमल के लिए उसने 26 नवंबर 1994 यानी थैंक्सगिविंग का वीकेंड चुना। और ये चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। हाँ, त्योहारों के वक्त आमतौर पर सीनियर ऑफिसर्स छुट्टी पर होते हैं, है ना? हाँ, और नाइट शिफ्ट में आम गार्ड्स की तादाद भी कम होती है। होप ने अपने इस प्लान में हैरी डेकर और जेसन मॉन्टगोमरी नाम के 2 और कैदियों को शामिल कर लिया था। रात 9:15 बजे ये प्लान एक्शन में आया। स्रोतों में इस सीक्वेंस को जिस तरह बयान किया गया है ना, वो सच में किसी सांस रोक देने वाले दृश्य जैसा है। बहुत ही टेंस मोमेंट था वो। जेसन, जिसे बॉयलर रूम की जानकारी थी, वो वहां पहुंचा। उसने वहां ड्यूटी पर मौजूद कैदियों को बंधक बनाया और सीधे मेन जनरेटर की फ्यूल लाइन काट दी। सीधा पावर कट। हाँ, और जब होप वहां पहुंचा तो उसने बैकअप जनरेटर की लाइन भी ध्वस्त कर दी और अगले ही सेकंड डैरिंगटन यूनिट की 2000 कैदियों वाली उस विशाल जेल में घुप अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, पूरी जेल में पैनिक फैल गया। अलार्म्स बजने लगे और सुरक्षाकर्मी हल्ला बुल्ला करने लगे। लेकिन इन तीनों का ध्यान पूरी तरह भटका नहीं था। उनका गोल क्लियर था। बिल्कुल। अंधेरे का फायदा उठाकर वो पहली दीवार, उस फेंस तक पहुंचे। होप ने अपने उस कॉपर पाइप वाले वायर कटर से दीवार काटी। लेवरेज काम कर गया और वो पहली दीवार पार कर गए। लेकिन दूसरी दीवार और भी ऊंची थी, जिसके ऊपर वो कांटेली रेजर वायर थी, है ना? वही सबसे बड़ी रुकावट थी। और वहीं उन कंबलों की पट्टियां काम आईं। होप दीवार फांद गया, लेकिन जब हैरी डेकर की बारी आई ना, तो उसके कपड़े उस रेजर वायर में बुरी तरह फंस गए। और तब तक गार्ड्स को हलचल का अंदाजा लग चुका था। हाँ, टावर्स से गोलियां चलनी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन यहाँ स्रोत एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। होप ने उस वक्त अकेले भागने के बजाय वापस पलटकर हैरी को खींचा और उसकी जान बचाई। देखिए, ये वो पल था जहां सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इंसानी सहयोग आमने सामने थे। होप ने उसे खींच तो लिया, जिसे हैरी जख्मी हालत में दीवार के उस पार आ गिरा। लेकिन इस कश्मकश में बहुत वक्त बर्बाद हो गया था। टाइम निकलता जा रहा था। हाँ, और इधर तीसरा साथी जेसन मॉन्टगोमरी, वो तो अभी तक पहली दीवार के पास ही पीछे छूट गया था। आप ध्यान दीजिए, उस 30 मिनट और 5 मील के नियम पर होप के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसको अकेले ही निकलना था। उसने अकेला ही अंधेरे खेतों में दौड़ लगाई। टावर से गोलियां चल रही थीं, सर्च लाइट्स आसमान चीर रही थीं और कुत्तों के भौंकने की आवाजें करीब आ रही थीं। उन कुत्तों से बचने के लिए ही उसने मिर्च का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि हाईवे 288 पार करते वक्त गाड़ियों की हेडलाइट से बचने के लिए वो जमीन पर बिल्कुल लेट गया था। और जिस वक्त कुत्तों और गार्ड्स का घेरा ठीक 5 मील पर पूरी तरह सील हुआ, होप उस दायरे के ठीक बाहर निकल चुका था। ठीक टाइम पर निकल गया। और हैरी और जेसन का क्या हुआ? वो दोनों वहीं पकड़े गए। दीवार फांदना आजादी तो थी, पर बिना पैसों के और बिना ठिकाने के बाहर की दुनिया एक नया पिंजरा थी। यहां से उस मैनहंट की शुरुआत हुई जिसने पूरे टेक्सास पुलिस महकमे को परेशान करके रख दिया। लेकिन एक अजीब विरोधाभास देखिए आप। जिस दिमाग ने 30 मिनट और 5 मील के कड़ी सुरक्षा नियम को मात दे दी, महीनों तक गणित और फिजिक्स लगाकर एस्केप प्लान बनाया, वही दिमाग आजादी मिलते ही सबसे बड़ी बेवकूफी कर बैठा। आप उसकी लाइफस्टाइल की बात कर रही है ना? हाँ। शोध बताते हैं कि आजाद होते ही उसने एक बुजुर्ग की ट्रक छीन ली और कैश ले लिया। फिर एक नकली बीबी गन खरीदी जो बिल्कुल असली दिखती थी और डैलस से लेके मेम्फिस तक छोटी मोटी रॉबरीज शुरू कर दी। पैसा तो चाहिए था उसको जिंदा रहने के लिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन चोरी के पैसों से वो महंगे कपड़े खरीद रहा था, जैगवार गाड़ी चला रहा था और मेम्फिस के क्लब्स में ऐश की जिंदगी बिता रहा था। ये फ्लैशी लाइफस्टाइल उस शख्स के लिए पूरी तरह से इरेशनल है, जिसे कानून से छुपना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो ये इतना रैशनल भी नहीं है। अच्छा, कैसे? इतने सालों तक प्रिजन सिस्टम में एक नंबर बनकर रहने के बाद जब किसी को आजादी मिलती है, तो कई बारी पावर और आइडेंटिटी वापस पाने की भूख हावी हो जाती है। ओ, मतलब शो ऑफ करना। का पैटर्न वही जेल वाला था।
फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट। लेकिन पर्सनल लाइफ में वो असावधान हो गया था। और वही असावधानी उस पर भारी पड़ी। स्रोतों में उसका टाइमलाइन बहुत क्लियरली दिया गया है। पहली गलती हुई जब टेनेसी में छोड़ी गई एक चोरी की गाड़ी में उसके फिंगरप्रिंट्स मिल गए। पर वो फाइनल मिस्टेक नहीं थी, है ना? नहीं, उसकी सबसे फेटल यानी सबसे जानलेवा भूल तब हुई जब उसने मेम्फिस के एक पे फोन से डैलस में अपनी एक जान पहचान वाली महिला को कॉल किया। ओहो। उस महिला ने पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। जब कॉल ट्रेस हो रही थी तब होप ने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने अपनी लोकेशन बता दी होगी। बिल्कुल, उसने बता दिया कि वो मेम्फिस के डेनिम एंड डायमंड्स नाम के एक नाइट क्लब में है। और इतना ही नहीं, उसने अपना हुलिया भी बता दिया कि उसने काउबॉय हैट पहनी है, महंगे बूट्स पहने हैं और वो जैगवार गाड़ी चलाता है। ये तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। और इसी सूचना पर उन 90 दिन यानी 90 डेज तक चली इस भेड़ बकरी की दौड़ का अंत हुआ। यूएस मार्शल्स ने वहां कैसे पकड़ा उसको? यूएस मार्शल्स ने यहाँ बहुत ही सटीक टैक्टिकल अप्रोच अपनाई। उन्हें पता था कि होप के पास हथियार हो सकता है और अगर भीड़-भाड़ वाले क्लब में उन्होंने सीधे एंट्री की तो वो लोगों को बंधक बना लेगा। सही बात है, पब्लिक सेफ्टी रिस्क था वहां। इसलिए उन्होंने उस डेनिम एंड डायमंड्स क्लब के तेज शोर और लाउड म्यूजिक को एक कवर की तरह इस्तेमाल किया। पहले बाहर खड़ी उसकी जैगवार के टायर पंक्चर किए और जब वो बाहर आया तो म्यूजिक के शोर में बिना किसी वार्निंग के पीछे से उस पर झपट कर उसे जमीन पर गिरा लिया। क्या गजब की टैक्टिकल सिमेट्री है इसमें। याद कीजिए, होप ने जेल से भागने के लिए थैंक्सगिविंग की छुट्टियों और अंधेरे को अपने कवर की तरह इस्तेमाल किया था। हाँ, और पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए क्लब के शोर शराबे को अपना कवर बनाया। बिल्कुल, लेकिन इस गिरफ्तारी ने टेक्सास प्रिजन सिस्टम के अहम खो को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। जब होप वापस जेल लाया गया ना, तो अधिकारियों ने तय कर लिया था कि ये शख्स दोबारा कभी ऐसे हिम्मत नहीं कर पाएगा। सही कहा। और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे आम कैदियों के बीच नहीं रखा गया। उसे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसे हम एकांतवास कहते हैं, उसमें डाल दिया गया। और वहीं से शुरू हुई आगे की लड़ाई। हाँ, यहां से शुरू होता है उसकी जिंदगी का वो अध्याय जहां फिजिकल दीवारों से बड़ा खतरा मानसिक उत्पीड़न बन गया। फुट लंबा था। यहाँ किसी आम गाड़ी को भी ठीक से पार्क नहीं किया जा सकता। इतनी छोटी सी जगह। दरवाजा सॉलिड स्टील का था जिसमें सिर्फ खाने देने के लिए एक छोटा सा छेद था। उस सेल में 24 घंटे लाइट जलती रहती थी, दिन और रात का कोई फर्क नहीं। 24 घंटे लाइट, ये तो दिमाग खराब कर देगा। 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा उसे बाहर आने की इजाजत थी, और वो भी एक छोटे से पिंजरे जैसी जगह में जहां वो सिर्फ थोड़ा चल फिर सकता था। और उस 1 घंटे के लिए भी जब उसे बाहर निकाला जाता तो हैवी हैंडकफ्स, कमर की जंजीर और पैरों की बेड़ियों में जकड़कर गार्ड के साथ लाया जाता था। ऐसे हालात में इंसानी दिमाग का क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं कि लंबे समय तक सेंसरी डेप्रिवेशन जब होता है ना, यानी जब दिमाग को नए दृश्य या आवाजें नहीं मिलती। हाँ, स्टिमुलस ही नहीं मिलता कुछ। बिल्कुल। और उस 24 घंटे की लाइट से सर्केडियन रिदम टूटने लगती है, तो दिमाग अपने खुद के भ्रम यानी हैलुसिनेशंस पैदा करने लगता है। होप को लगने लगा था कि उसके सेल में कीड़े घूम रहे हैं। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती थीं जो वहां थी ही नहीं। अरे बाप रे, पैरानोया। हाँ, पैरानोया और डीप डिप्रेशन आम बात बन गई थी। उसने अपने दस्तावेजों में इस हालत को जिंदा दफन होने जैसा बताया। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, स्टेट का लॉजिक यहाँ शायद बिल्कुल एक टाइगर केज जैसा था। अगर पता है कि बाघ पिंजरा तोड़ सकता है तो पिंजरे को और छोटा और मजबूत कर दिया जाए। स्टेट के नजरिए से देखें तो हाँ, लेकिन कानूनी बहस ये थी कि क्या उस बाघ को जिंदा रखने का कोई फायदा है अगर वो मुड़कर खुद को ही खाने लगे। इस आइसोलेशन में उसने 1-2 साल नहीं, पूरे 23 साल गुजारे। 23 साल तक लगातार लाइट और अकेलेपन के बीच। और उसके बाद ही तो उसने कानूनी रास्ता अपनाया। हाँ, अमेरिका के संविधान का हवाला देते हुए कोर्ट में अपील की। देखिए, उसके ना 2 मुख्य कानूनी तर्क थे इसमें। पहला, 8वां संशोधन यानी 8th अमेंडमेंट का उल्लंघन। ये अमेंडमेंट देश में क्रूर और असामान्य सजा यानी क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट पर रोक लगाता है। अच्छा। होप का कहना था कि 23 साल तक अकेलेपन में रखना और दिमाग को इस हद तक नष्ट करना सीधे तौर पर एक क्रूर सजा है। और उसका दूसरा तर्क था 14वें संशोधन यानी 14th अमेंडमेंट का ड्यू प्रोसेस। और ड्यू प्रोसेस को समझना यहाँ सबसे अहम है।
देखिए, ड्यू प्रोसेस का सीधा सा मतलब ये है कि किसी को बिना सुनवाई के अनिश्चित काल के लिए सजा नहीं दी जा सकती। बिना सुने किसी को ऐसे बंद नहीं रख सकते। बिल्कुल। होप का तर्क था कि उसे सॉलिटरी में डालकर भुला दिया गया है। बाहर निकलने का कोई तय रास्ता, कोई चेकलिस्ट या मीनिंगफुल रिव्यू है ही नहीं कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे इस आइसोलेशन से निकाला जाए। ये बिना सुनवाई के एक एंडलेस लूप बन गया था उसके लिए। लेकिन स्रोतों में मौजूद कोर्ट डॉक्यूमेंट्स नाम टेक्सास स्टेट का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करते हैं। हम यहाँ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बस फैक्ट्स रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों साइड्स देखना जरूरी है। स्टेट के मुताबिक होप कोई आम कैदी नहीं था। स्टेट ने ध्यान दिलाया कि होप एक बार उनकी सबसे सुरक्षित परिमीटर को भेद चुका था। वही प्रिजन ब्रेक। हाँ, वो एक एक्सट्रीम एस्केप रिस्क था और उसने बाहर जाकर आम जनता पर बंदूक तानकर लूटपाट की थी। तो स्टेट का मानना था कि अगर उसको आम पॉपुलेशन में छोड़ा गया तो वो वापस भागने की कोशिश करेगा, जिससे गार्ड्स और नागरिकों की जान को खतरा होगा। तो उनके लिए ये पनिशमेंट नहीं थी। नहीं, उनके लिए ये आइसोलेशन कोई सजा नहीं, बल्कि सिक्योरिटी मेंटेन करने का एक जरूरी प्रोटोकॉल था। दोनों पक्षों के अपने मजबूत तर्क थे यहाँ। ये कानूनी लड़ाई कई सालों तक अलग अलग कोर्ट से गुजरती रही। फिर 2022 में एक ऐसी घटना हुई जिसने कानूनी जगत का ध्यान इस केस की ओर खींचा। ओह, वो कोर्ट ऑफ अपील्स वाला डिसीजन। हाँ, यूएस फिफ्थ सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने होप की अपील को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के मामलों में और कैदियों के हक में ऐसी इजाजत मिलना आमतौर पर बहुत दुर्लभ होता है, बहुत रेयर। सही बात है, ये सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी बात थी। लेकिन इस आशा की किरण का अंत उतना ही निराशाजनक था। 2023 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। केस लिया ही नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट केस सुनने से इनकार कर देती है ना, तो निचली अदालत यानी फिफ्थ सर्किट का पुराना फैसला ही अंतिम मान लिया जाता है। होप को कानूनी तौर पर कोई बड़ी राहत नहीं मिली और उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सिलसिला उसी तरह बरकरार रहा। भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोई ऐतिहासिक फैसला सुनाकर नया कानून न बनाया हो, लेकिन हमारे स्रोतों में शामिल कई एडवोकेसी रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती हैं कि इस केस ने एक भूचाल जरूर ला दिया था। अवेयरनेस बहुत बढ़ गई थी। एकदम सही। इसने पब्लिक अवेयरनेस को जागृत किया। लोग और एडवोकेसी ग्रुप सवाल उठाने लगे कि क्या बिना किसी इंडिपेंडेंट निगरानी के गार्ड्स और जेल एडमिनिस्ट्रेशन को ये अधिकार होना चाहिए कि वो किसी इंसान को दशकों तक अकेले छोड़ दें। ये बहस सिर्फ डेनिस वेन होप तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल बन गई। यहाँ हम किसी पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, पर यह जाहिर है कि कानून के रखवालों और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के बीच की ये लड़ाई उस एक अकेले 6x10 के सेल से निकलकर देश भर के कानूनी दायरों में फैल चुकी थी। एक केस जिसने बताया कि सिक्योरिटी के नाम पर दिमाग पर किया गया असर हमेशा परमानेंट होता है। वक्त आ गया है अब इस पूरी क्रीप को एक साथ समेटने का। एक ऐसी कहानी जो फ्रीजर में मांस के डिब्बों के नीचे छुपे एक वायर कटर से शुरू हुई, एक अंधेरी रात, उन 90 दिनों की मानहंट, महंगे कपड़ों और जैगवार्स की चकाचौंध, और फिर आखिर में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आकर ठहर गई। ये पूरा सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस शख्स की यात्रा थी जिसने 2000 से ज्यादा कैदियों वाली उस अभेद्य जेल की कांटेली दीवारों को तूफान दिया, लेकिन वही शख्स 23 सालों तक अपने खुद के बनाए उस 6x10 फुट के अकेलेपन की दीवारों से कभी आजाद नहीं हो सका। मेरा मानना है कि ये केस हमेशा इस बात का उदाहरण रहेगा कि इंसानी दिमाग किसी भी सुरक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कड़ी भी है और सिस्टम की दीवारों से टकराने पर सबसे जल्दी टूटने वाली चीज भी। एकदम सही कहा आपने। चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक नए और गहरे सवाल के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, जरा इस बारे में सोचिए। जब कोई सिस्टम एक इंसान को लगातार 30 साल तक एक पार्किंग स्पॉट के बराबर जगह में दिन रात अकेले बंद कर देता है, जहां बाहर की कोई आवाज, कोई रोशनी अपनी मर्जी से नहीं आती, तो क्या उस इंसान का अपना दिमाग ही उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल नहीं बन जाता? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जब किसी शख्स को जिंदा रखकर हर पल उसे अलग होने का, अकेलेपन का एहसास कराया जाए, तो क्या सच में उसे सिर्फ एक तय सजा दी जा रही है, या ये सुरक्षा का सिस्टम खुद इंसानियत की सीमाओं को कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है? इस पर विचार जरूर करें।